Good morning, dear student. We were continuing the refraction part, and we have just discussed various topics earlier. Okay, and we have discussed about the just refraction through rectangular slab. Okay, we have also just discussed about the factors on which the just the refraction through glass rectangular slab depends. We have also discussed the prisms and the factors. Okay, now in this video we are going to discuss about the critical angle and total internal reflection. Okay, this is also very important part. Okay, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये सारी बातों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं. वी विल डिस्कस. ओके, तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होता है, यदि हम बात करें तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होता है. ठीक है, और यूँ कह लें कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और रेयर मीडियम से फिर उसी डेंसर मीडियम में हम लोग उसे डेंसर मीडियम में उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, सेंट कर देते हैं फिर से. ठीक है, यानी पहले वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, फिर उसमें कुछ कंडीशंस ऐसे आ जाएंगे कि फिर से वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पुनः वापस चली जाएगी. और इस तरीके से जब वह ग्लास और एयर के इंटरफेस से जब टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, तो फिर वह एक डेंसर मीडियम एंड द रेयर मीडियम में कुछ प्रक्रियाएं होंगी. जैसे एक एंगल होगा, एंगल कहाँ होगा? डेंसर मीडियम में होगा, और उस एंगल को जैसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस कह सकते हैं. और वह एंगल यदि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तभी ये प्रक्रिया संभव हो सकती है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ज़रा देखने वाले हैं. तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस पे पहले बात कर चुके हैं कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो टूवर्ड अवे द नॉर्मल जाती है ना, थोड़ी दूर चली जाती है. तो इस पे हम लोग ज़रा बात करें बेटे, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. सपोज़ ये इंटरफेस है, इस तरीके से यदि हम इसे ड्रॉ करें तो जस्ट वी आर ड्राइंग हियर, जैसे इंटरफेस है. ओके, इंटरफेस है. ओके, जैसे ये इंटरफेस है. इंटरफेस इज दैट मीडिया विच सेपरेटिंग द टू मीडियम्स. ओके, दिस इज एयर मीडियम, दिस इज ग्लास मीडियम, मीन्स रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम. दिस इज N1, दिस इज N2. ओके, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम. और हम लोग मानते हैं कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा हुआ है. ठीक है, यहाँ से मैंने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं हम लोग. ठीक है, और जैसे कोई भी रे ऑफ लाइट यदि नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो हम लोग जानते हैं कि इट सफ़र्स नो रिफ्रैक्शंस. ओके, सो इट विल जस्ट गो विदाउट डेविएशन, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा. लेकिन यदि हम इंसिडेंट कराएं किसी एंगल पे, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है. ओके, सपोज़ यहाँ हम नॉर्मल ले लेते हैं, ये नॉर्मल है. आप लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे, सपोज़ ये पॉइंट नॉर्मल है और नॉर्मल के अलोंग दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो हम लोग जानते हैं कि जब भी
क्या होता है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल की इंसिडेंट होती है तो डेंसर से रेयर में जाती है या फिर रेयर से डेंसर में आती है, तो कुछ पार्ट उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है ना। जैसे कुछ वीक पार्ट, मतलब जो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, मैग्नेटिक एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 4% नियर अबाउट 4% लाइट इज जस्ट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई इन द सेम मीडियम, जैसे यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई सेम मीडियम है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। एंड वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ जैसे रिफ्लेक्शन इफ द रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। हम लोग जानते हैं ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पहला लॉ क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो इस सेम मीडियम में ये दोनों एंगल बराबर होंगे। लेकिन जब बात करें डेंसर से, ग्लास से जब बाहर निकलेगी तो ये अवे जाएगी ना, कुछ इस तरीके से। जैसे मान लेते हैं कि अवे जाने का मतलब कि कुछ इस तरीके से मुड़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो लाइक दिस, ओके। और यहाँ पे जब ये जैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, दिस इज एंगल ऑफ मीन्स दिस इज अ लाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, ओके। ये लाइट जो है, ये रे ऑफ लाइट जो है, इसके पास स्ट्रॉन्ग कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, 4%, 96% रिफ्रैक्ट हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, है ना। अच्छा, अब हम क्या देखें कि यहाँ पे इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है। हमेशा हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि whenever a ray of light is just going from the denser medium to rarer medium, angle of refraction is greater than that of the angle of incidence। ये हम लोग जानते हैं पहले से, ठीक है। अब कंडीशन क्या होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। जितना ग्रेजुअली इसको हम इंक्रीज करेंगे उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। और यदि एक केस कुछ इस तरीके से आ जाए कि हम ऐसा कुछ इतना ज़्यादा बढ़ा दें एंगल ऑफ, जैसे यहाँ पे नॉर्मल है, इस एंगल कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। दिस इज अ साइन, ओके, एरो। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इतना बढ़ा दें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इस मीडियम पे कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। इस एंगल को समझें बात को आप लोग, इस एंगल को हम इतना बढ़ा दें कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी यहाँ पे आई बराबर, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, जिस एंगल पे, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो डेंसर मीडियम में है, करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, ये आर था, ठीक है, ये आर था और आर पूरी तरह से 90 डिग्री हो चुका है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि मीडियम में है ना, ओके, डेंसर मीडियम में उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, उस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री अपना रूप धारण कर ले, ओके, उस एंगल को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। यानी यहाँ पे, ठीक है, यानी इस तरीके से समझें आप लोग, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। यानी क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है डेंसर मीडियम में जिस एंगल पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री का हो जाए रेरर मीडियम में, ठीक है। ये रेरर मीडियम है, दिस इज़ एयर और दिस इज़ रेरर मीडियम, इसको कह सकते हैं। दिस इज़ ग्लास, दिस इज़ डेंसर मीडियम, इसको कह सकते हैं। तो क्रिटिकल एंगल वह एंगल है
क्रिटिकल एंगल वह एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में। क्रिटिकल एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है डेंसर मीडियम में, यानी क्रिटिकल एंगल वह एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूरी तरह से 90 डिग्री हो जाए, और इस जो सेपरेटिंग मीडिया है, ये जो इंटरफेस है, इस पर पूरी तरह से कॉन्साइड हो जाए, एकदम पूरी तरह से सीधे चला जाए, है ना। तो उस एंगल को जिस पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुआ है, उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो इन दोनों स्थान पे हम आई लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आई अपॉन यहाँ भी आई लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आई लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आई लिख रहे हैं। ठीक है। सो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which the angle of refraction becomes 90 degree, and that angle of incidence is called as the critical angle. अच्छा, ये बातें हो गई। ठीक है। अच्छा, ग्रेजुअली लिख ली। यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जितना हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, जितना रिफ्रैक्शन जो है टूवर्ड्स अवे आता जाएगा, और एक कंडीशन आएगा जब 90 डिग्री का होकर के पूरी तरह से इंटरफेस को कॉन्साइड कर ले, ये इस पूरी प्रक्रिया में इस रे ऑफ लाइट जो रिफ्रैक्टेड रे जो है, इसकी इंटेंसिटी घटती जाएगी, ये वीक होता जाएगा। ठीक है, ये वीक होता जाएगा। ये जो रे है रिफ्रैक्टेड रे, इसकी इंटेंसिटी घटती जाएगी ग्रेजुअली। ठीक है। अब इस एंगल को, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल है, इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा दिए। ठीक है, इसके एंगल को थोड़ा सा हम और बढ़ा दिए, तो होगा क्या, यहाँ पे जरा सा हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा हम और बढ़ा दिए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा दिए। यहाँ नॉर्मल है, सपोज़ यहाँ पे है, यहाँ पे नॉर्मल है थोड़ा सा, ये सपोज़ ये नॉर्मल है। ठीक है। अब उस एंगल के लिए जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर देंगे, तो क्या होगा, जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस को ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर देंगे, क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर देंगे। अच्छा, क्रिटिकल एंगल वो एंगल था जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता था और इस इंटरफेस पे कॉन्साइड कर रहा होता था। लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर देंगे, तब ये, अब तो यहाँ पे था, तो क्या होगा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिए, तब ये फिर से क्या हुआ, फिर से ये डेंसर मीडियम में ही चला आया। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। जरा ध्यान से आप लोग समझें इसको। और यहाँ पे जो है, इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग यही जानते हैं। ठीक है, ये तो हमेशा बराबर होगा। लेकिन इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब यार, चूँकि यहाँ पे पूरी की पूरी लाइट की इंटेंसिटी जो है स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी है। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है डेंसर मीडियम में। यहाँ पे जो ये पूरी लाइट को है, यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, पूरी की पूरी लाइट जो है स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की फिर से डेंसर से डेंसर में आ जा रही है। ठीक है, और इस पूरी प्रक्रिया को, ठीक है, क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब कि टोटली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है इंटरनली, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझेंगे। यानी अब इसको कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द फिनोमेना बाय द वर्च्यू ऑफ विच, it is a phenomena by the virtue of which a ray of light traveling from denser medium to rarer medium, denser से rarer medium में a ray of light traveling from denser medium to rarer medium is sent back,
इज सेंट बैक, यानी उसी में सेंट बैक टू द सेम डेंसर मीडियम, इट इज सेंट बैक टू द सेम डेंसर मीडियम provided that it strikes the interface, it strikes the interface, this is what, this is interface, ये जो boundary है इसको क्या कहते हैं, interface, this is strikes the interface of the denser medium, it strikes the interface of the denser medium, denser medium के interface को strike करती है, and the rarer medium at an angle greater than the critical angle, and the rarer medium at an angle greater than the critical angle is called as the total internal reflection. हम लोगों ने यही देखा है कि किस तरीके से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे जब हम लोग डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती थी तो अभी हो जाती थी, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा हुआ करता था। जब भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब किसी पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कह देंगे। और जब अब फर्दर जब हम इंक्रीज़ करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है, तो एक समय आएगा जब ये पूरा का पूरा जो लाइट है, रे ऑफ लाइट, फिर उसी मीडियम में चला आएगा। ये कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, कंडीशन फॉर ऑकरेंस ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या कंडीशंस हो सकते हैं, कंडीशंस फॉर द कंडीशन फॉर ऑकरिंग द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि लाइट जो है ट्रैवल होनी चाहिए कहाँ से, डेंसर से रेयर मीडियम में होनी चाहिए, ये पहला कंडीशन है। द लाइट मस्ट बी ट्रैवल फ्रॉम द लाइट मस्ट बी ट्रैवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, ये तो पहला कंडीशन हो गया। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दूसरा कंडीशन तो यही हो सकता है ना कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से होना चाहिए बड़ा, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ओके, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ये हो सकता है मीडिया। तो ये दो कंडीशंस होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, जो भी इमेज बनती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में वो बहुत ब्राइटेस्ट होती है, बहुत ब्राइट उसमें जो है, क्योंकि इसका रीज़न है ना, इसका रीज़न ये है कि जो टोटल जितनी इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पे आ रही है, टोटल की टोटल इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है द सेम डेंसर मीडियम। तो ऑब्जेक्ट की जहाँ पर इमेज बनेगी वो इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की होगी, कहने का मतलब वो इमेज काफ़ी ब्राइट होगी, ठीक है। प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, कुछ उसकी इंसिडेंट रे, कुछ इंटेंसिटी जो है वो मिरर खुद एब्जॉर्व कर लेता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं, हालांकि बनती हैं वर्चुअल, लेकिन वो इमेजेस काफ़ी ब्राइट नहीं होती, वो फेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन जब बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द इमेज फॉर्म्ड इज क्वाइट ब्राइट, ओके, बिकॉज the heavier intensity means a strong intensity of light is just reflecting back in the same medium. This is what about the, okay, just TIR, total internal reflection, ठीक है बेटे। अच्छा, हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा बेटे, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डेंसर मीडियम का ज़्यादा होता है, ठीक है, रेयर मीडियम का कम होता है। यदि डेंसर डेंसिटी बढ़ेगी किसी भी मीडियम की तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो
कुछ रिलेशनशिप, अच्छा जब डेंसिटी डेंसर मीडियम होगा तो डेंसर मीडियम से बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर डेंसर मीडियम में यदि स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगी। स्पीड ऑफ लाइट जब डेंसर मीडियम में घटेगी तो उसका वेवलेंथ घटेगा, ठीक है। अब वेवलेंथ जब घटेगा तो क्या होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, ठीक है। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखें जरा कि रिलेशन क्या होता है दोनों में। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी क्रिटिकल एंगल थीटा सी भी कह सकते हैं या क्रिटिकल एंगल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया बेटे कहाँ हो रही है, ठीक है। तो अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैं यहाँ पर एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये क्रिटिकल एंगल भी मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सी मान लेते हैं, कहीं कहीं थीटा सी से भी डिनोट करता है। तो व्हाट वी नो अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास से एयर में जा रही है ना, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में, ग्लास से एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है हमें, ठीक है, कि क्रिटिकल एंगल के लिए यहाँ पे क्रिटिकल आई बराबर जब सी था, क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया था, 90 डिग्री हो गया था। यहाँ पे अब देखिए क्रिटिकल एंगल के लिए क्रिटिकल आई जब आई है, आई जब सी के बराबर हो गया तो क्रिटिकल एंगल के लिए रिफ्रैक्शन क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। तो इस एंगल के लिए यानी क्रिटिकल एंगल के लिए तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, साइन ऑफ सी, साइन आई अपॉन साइन आर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे इंसिडेंस क्या है, सी है, आई बराबर सी लिए हैं। अब इस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता था वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये रिफ्रैक्शन साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन 90 ये चीज़ हो गया, ठीक है। आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। तो यहाँ पे एन एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी अपॉन, अच्छा साइन 90 की वैल्यू होती है बेटी 1, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू साइन सी। ओके, यहाँ पे आप लोग देखें जरा सा। अच्छा, व्हाट वी नो अबाउट द process of principle of reversibility, from the principle of reversibility what we know, from the principle of reversibility we know, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अब यहाँ पे ये ले लेंगे तो ये क्या हो जाता है 1 अपॉन दिस वन, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास रिवर्स हो गया, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी मीडियम का बात कर रहे हैं हम लोग, मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी, 1 अपॉन साइन सी। क्या रिलेशन आया, ये मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ये है साइन सी, क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। रिलेशन क्या आया, ये रिलेशन आया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, क्या है बेटे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आया। ओके, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। या इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता था, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे भी लिख सकते थे आप। तो इससे एक चीज़ तो साबित होता है कि यदि क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्रिटिकल एंगल यदि बढ़ेगा तो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का घटेगा। ये बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो क्रिटिकल एंगल घटेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं वाटर। यदि वाटर की बात करें, फॉर एग्जांपल वाटर का क्या होता है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है 1.33। ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, तो इसका क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सी होता है 48.75। ठीक है, बात करें अल्कोहल का, 1.36, तो सी क्रिटिकल एंगल कितना होता है 47.33। एक चीज़ समझ में आ रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.33, तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा था। अल्कोहल का है 1.36, यानी इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, तो इसका क्रिटिकल एंगल थोड़ा घटा हुआ है 47.33। तो दिस इज द कंडीशंस, ओके, व्हेन refractive index of any medium is inversely proportional to the critical angle. Okay, this is what the conditions relationship between the, okay, we will discuss just some topics regarding that. Okay, factors affecting the critical angle. Okay, what are the factors which are affecting the critical angle? So the critical angle for which the pair of medium depends on their refractive indices, but the refractive index of medium is affected by the following two factors. कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो कलर है, कलर ऑफ लाइट, दूसरा है टेम्परेचर। तो क्रिटिकल एंगल जो है, यहाँ पे देखने वाली बात है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ लाइट, इट इज़ मोस्ट फॉर द वॉलेट लाइट एंड द लिस्ट फॉर द रेड लाइट, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हम लोग कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है, वॉलेट लाइट का ज़्यादा होता है, मोस्ट होता है, और रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है, लिस्ट होता है सबसे। ओके, तो क्रिटिकल एंगल जो है इस कंडीशन में लिस्ट हो जाएगा किसके लिए, वॉलेट लाइट के लिए, और रेड लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, वाई, बिकॉज क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। या कुछ इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। वेवलेंथ बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा, वेवलेंथ घटेगा तो क्रिटिकल एंगल भी घटेगा। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे समझिए आप, इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम पूरे कलर ऑफ लाइट की बात करते हैं, यानी जब विवजी और जब वॉलेट से रेड की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होता है, वो वेवलेंथ बढ़ता है। जब वेवलेंथ बढ़ेगा, यानी मीडियम में जब वेवलेंथ बढ़ेगा, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी। स्पीड ऑफ लाइट जब बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगा। जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेड का होगा, और रेड जो है, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, तो वेवलेंथ जब से ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इसका वेवलेंथ रेड का सबसे ज़्यादा होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रिटिकल एंगल से क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रिटिकल एंगल से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम होगा तो क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल इज़ जस्ट मैक्सिमम फॉर द रेड लाइट एंड मिनिमम फॉर द वॉलेट लाइट। ओके, and what about the refractive index? Just यहाँ पर dependence on temperature, what the temperature affects here, that on increasing the temperature of medium its refractive index decreases। ये तो सही बात, एकदम सही है। इसलिए सही है क्योंकि जब टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं किसी मीडियम के, तो टेम्परेचर whenever the temperature increases refractive index decreases, and
when refractive index decreases, critical angle will obviously increase. So critical angle increases with an increase in temperature. ठीक है, critical angle will just increase with an increase in temperature. जितना हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे क्रिटिकल एंगल उतना ही बढ़ता जाएगा. ठीक है, यानी इस तरीके से कह सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल. Okay, so dear student, these two conditions we have discussed. Just watch it. If you face any problem, discuss with me. Thank you.